नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, नीतीश कुमार दिल्ली आ रहे हैं। राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हो चुके हैं। बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ेंगे, लेकिन जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे। मतलब पार्टी पर नियंत्रण रहेगा। जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर से निर्वाचित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है नीतीश कुमार को। तो देखिए, नामांकन का पत्र और नीतीश कुमार की राजनीति की चर्चा तो करेंगे ही। नीतीश कुमार के बाद बिहार में क्या, क्योंकि नीतीश कुमार ने अपनी पसंद करीब करीब जाहिर कर दी है जनता के सामने। जिस तरीके से जमुई में या अन्य स्थानों पर वे सम्राट चौधरी को आगे ला रहे हैं, अब इसके आगे कोई राजनीति हुई, दिल्ली ने कुछ किया, तो फिर बिहार में मुश्किल होने वाली है। जो बिहार में जातीय राजनीति है, तो इन दोनों पहलुओं की चर्चा तो करेंगे ही करेंगे। इसके साथ ही हम लोग राज्यसभा चुनाव के बाकी बचे जो पक्ष हैं, जो चुनाव के बाद सामने आ रहे हैं। जैसे देखिए, चुनाव के बाद यह बात सामने आई, बीमारी की बात। फैसल रहमान ढाका के विधायक ने कहा कि मेरी मां बीमार, इसलिए मैं दिल्ली से पटना नहीं गया। जबकि फैसल अली, जो एडी सिंह के लिए काम कर रहे थे, उनके सबसे करीबी, उनका दावा है कि 15 मार्च की रात को फैसल रहमान पटना में थे। 16 मार्च को वह सुबह 9 बजे वोट देकर, यदि सच में मां बीमार थी, यदि सच में इतना बीमार थी, तो वोट देकर जा सकते थे। उन्होंने दूसरा उदाहरण भी पेश किया, बसपा के विधायक सतीश यादव एलियस पिंटू यादव के बारे में, जिनके बारे में यह बात कही जा रही थी कि वह तो बदल ही जाएंगे। उनके लिए बुरा नहीं खुलेगा, यह कौन नहीं जानता था। एनडीए उन्हें नहीं चाहेगा, यह कौन नहीं जानता था। लेकिन उनके पिता वेंटिलेटर पर थे वाराणसी में, मतलब मृत्यु से अंतिम लड़ाई लड़ रहे थे। फिर भी वे वोट देने को पटना में रहे। तो कमिटमेंट की बात होती है। और फिर देखिए, राज्यसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से जातीय विषाद, सुरेंद्र कुशवाहा वाल्मीकि नगर के विधायक, पता है हमें, आप भी जानते हैं, बिहार जानता है कि वे उपेंद्र कुशवाहा के करीबी रहे, कांग्रेस के विधायक, उन्होंने मत नहीं दिया। देखिए, उनके मत न देने से उपेंद्र कुशवाहा मजबूत हुए एनडीए के भीतर, यह बात सही है। लेकिन मत न देने के बाद, एडी सिंह के हार के बाद, उन्होंने जो जातीय राग छेड़ा है, वह कुशवाहा जाति के लिए भी खतरनाक है। देखिए, कुशवाहा जाति और क्षत्रियों में, राजपूतों में पहले से तनाव रहा है। कि वर्मा को ठाकुर नहीं, ठाकुर को वर्मा नहीं। और अब सुरेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि चूंकि एडी सिंह भूमिहार थे, इसलिए मैं मत देने नहीं गया। यदि दीपक यादव होते, वह भी दूसरे धनपशु ही हैं, चीनी मिल वाले डीपी यादव के दामाद जी, वे होते तो मैं मत देने जाता। तो देखिए, यादव और कुशवाहा में लालू यादव, तेजस्वी यादव प्रयास करते रहते हैं। मतलब पूर्ण गोलबंदी होगी कि नहीं होगी, लेकिन चाहे काराकाट को ले लें, चाहे उजियारपुर को ले लें, उजियारपुर में नित्यानंद राय ही जीतते हैं, आलोक मेहता से लड़ाई होती है। ऐसे कई लोकसभा क्षेत्र और विधानसभा क्षेत्र हैं जहां कुशवाहा और भूमियार का जब तालमेल होता है तो जीत मिलती है। लेकिन जिस तरीके से यह राग छेड़े हैं, यह राग गंभीर है। उसी तरीके से मनोज विश्वास और मनोहर प्रसाद सिंह भी कह रहे हैं। तो यह आम जनता के वोट का चुनाव नहीं था, जातीय गणित। अब एडी सिंह के पक्षधर लोग कह रहे हैं, जो भूमियार कह रहे हैं कि आप एडी सिंह को नया कब से मानने लगे, वह तो जीते हुए, उनका कार्यकाल चल रहा है, वे पुराने हैं। तो ये जातीय उन्माद और जातीय विषाद, इस पर भी चर्चा करेंगे। और नीतीश कुमार के बाद बिहार का भविष्य, नई सरकार की चुनौती, मुख्यमंत्री चाहे कोई भी हो, किस रूप में हम और आप देख पा रहे हैं, इसकी बात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं, नीतीश कुमार फिर से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। अजीत जी, देखिए ज्ञानेश्वर जी, ये दोनों तरफ से, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू, दोनों तरफ से कोई बड़े प्रयोग नहीं होंगे। इसके बाद जो प्रयोग हो गया, उसके बाद अभी तत्काल कोई नया प्रयोग नहीं होगा। यह बात हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं। हम लोग 5 तारीख के जिस दिन की जो नॉमिनेशन हुआ, उस दिन से हम लोग कह रहे हैं कि ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रयोग है कि आप नीतीश कुमार को रिप्लेस कर रहे हैं मुख्यमंत्री पद से।
ये अपने आप में इतना बड़ा प्रयोग है जिसके बारे में बिहार में कोई नहीं सोच रहा था। मतलब प्रशांत किशोर कह रहे थे, हम लोग भी कह रहे थे कि नीतीश कुमार बहुत दिन तक नहीं चलेंगे, लेकिन बहुत दिन तक नहीं चलेंगे तो इतनी जल्दी रिप्लेसमेंट होगा उनका, ये हम लोग नहीं सोच रहे थे। रिप्लेसमेंट होगा तो भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री इतने सहज तरीके से बना लेगी, इसके बारे में भी नहीं सोचा जा रहा था, लेकिन जी। ये सब चीजें हो रही हैं। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि कोई नया प्रयोग नहीं होगा। हम्म। इसी में दोनों सवालों के जवाब है, यहीं से हम लोग शुरू करते हैं कि बीजेपी भी कोई नया प्रयोग नहीं करेगी। जो एक बिल्कुल। बड़ा प्रयोग हो गया और हम्म। जिस बात के लिए बीजेपी और उसके पहले भारतीय जनसंघ बरसों से तरस रहे हैं, दशकों से, वो हम्म। पूरा होने जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। हम्म। अब उसमें ये अपने आप में बड़ा प्रयोग हो गया कि नीतीश कुमार जा रहे हैं, बीजेपी का मुख्यमंत्री बन रहा है। इसलिए जी। अब कोई दूसरा या तीसरा जोखिम नहीं लेना है। नीतीश कुमार जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं और जिसको भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किया है उस पद के लिए, वो उस पद पर बैठेगा। हम्म। और हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं कि भाजपा ने सम्राट चौधरी को तैयार किया है उस पद के लिए। और वो बिल्कुल। कैसे तैयार किया हुआ है, उनको जब वो विधान परिषद में थे तो उनको विधान परिषद का नेता बनाया गया। जी। जब वहां जब वो प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, उनको हम्म। उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया, तो फाइनेंस नेता किया गया। वो उनको बनाया गया, गृह मंत्री बनाया गया, अभी उसके पहले वित्त मंत्री बनाया गया। जी। तो विधान परिषद में नेता, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, ये सब रह चुके हैं। अब वो इसके जी। लिए इसलिए उनको तैयार किया जा रहा है कि वो मुख्यमंत्री बने। तो हम्म। बीजेपी ने अपनी तरफ से उनको तैयार किया गया। हम लोग यहाँ भोजपुरी में कहावत है, कहते हैं कि जो बैदा फरमावे, जरोगिया का भावे सो बैदा फरमावे। जी। मतलब रोगी को जो पसंद हो वही वैध कह दे करने के लिए, तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। बिल्कुल। तो भारतीय जनता पार्टी को पसंद है सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी को बनाइए, तो फिर इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। तो सोने पर सुहागा है। तो नीतीश कुमार उधर की पसंद भी है, बीजेपी की अपनी पसंद भी है सम्राट चौधरी। जी। नीतीश को अब इसलिए ये प्रयोग तो नहीं होगा, ये हम लोग कह चुके कि ये प्रयोग उसमें नहीं होगा कि बीजेपी को इधर उधर करे। और आप चला भी चुके हैं अपने प्रोग्राम में, हम ही लोगों की बिल्कुल। बातचीत थी कि भाई कोई पर्ची निकाल करके सीएम नहीं बनेगा। हम्म। उसी तरह से जेडीयू में भी कोई नया प्रयोग नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा कि ये ट्रांजिशन का जो पीरियड है ये बहुत भारी है। इस पीरियड में ट्रांजिशन स्मूथ तरीके से हो जाना चाहिए, जी। किसी तरफ से कोई परेशानी नहीं हो चुकी। जब ट्रबल्ड वाटर में बहुत लोग फिशिंग करने वाले होते हैं, बहुत सारे लोगों की नजर रहती है कि अभी कुछ उलटफेर हो सकता है, अभी तनाव है, अभी इनकी पार्टी में भी गड़बड़ी है, गठबंधन में गड़बड़ है, तो इसका लाभ उठाने के लिए तो ऐसा कोई मौका किसी को नहीं देना है। इसलिए नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर से बनेंगे। उनका आपने कही दिया कि प्रक्रिया शुरू हो गई है और जिस दिन भी 23 तारीख को शायद बैठक होगी उस दिन उनकी घोषणा हो जाएगी, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि सत्ता का जो अभी ट्रांजिशन होना है, ट्रांसफॉर्म जो होना है, हस्तांतरित होना है, सत्ता जो होनी है भारतीय जनता पार्टी को, वो बहुत स्मूथ तरीके से हो। और बीजेपी के ऊपर भी जेडीयू के का एक जो नीतीश कुमार का जो एक मोरल अथॉरिटी है, बीजेपी के ऊपर भी, जेडीयू के ऊपर भी और बीजेपी के ऊपर भी बनी रहे। अगर आज वो अध्यक्ष पद छोड़ देंगे तो निश्चित रूप से एक मोरल अथॉरिटी कम होगी। भाई आप एक राज्यसभा एमपी रह जाएंगे सिंपल। इसको भी अध्यक्ष बनाइए, हो सकता है वो आप ही का आदमी हो, लेकिन आप जब नहीं होंगे तो मोरल अथॉरिटी कम होती है। तो ये मोरल अथॉरिटी उनकी रहे, जेडीयू के ऊपर रहे और बीजेपी के ऊपर भी रहे, बाकी सहयोगी दलों के ऊपर भी रहे। इसके लिए भी जरूरी था कि वो प्रदेश अध्यक्ष, अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहे। और जेडीयू के जो 85 एमएलए हैं उनको इस बात का भरोसा रहे, यकीन रहे कि हाँ नीतीश कुमार है ओवरलुक करने के लिए, तमाम चीजों को देखने के लिए, कि वो ऊपर से चीजों को जो है वो नजरअंदाज नहीं होने देंगे। वो ऐसा नहीं होने देंगे कि वो ऊपर से देखते रहेंगे चीजों को, वो उनके कमांड में सारी चीजें रहेंगी। ये ऐसा ना हो कि नजरअंदाज हो जाए। ये भी मैसेज देना है जेडीयू के अपने एमएलए को भी और अपनी पार्टी के लोगों को भी। तो जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे तो उनकी मोरल अथॉरिटी रहेगी, पार्टी के ऊपर कमांड रहेगी, उनके नीचे कार्यकारी अध्यक्ष उन्होंने अपने भरोसे के आदमी को बिठा रखा है। चाहे इधर उधर से जो बातें कही जाए, नीतीश कुमार को यकीन है, मान लीजिए संजय झा के ऊपर, तो वो संजय झा काम करते रहेंगे अपना। जो एग्जीक्यूट करना होगा नीतीश कुमार की राय लेकर के, उनका अपना एक जो पर्सनल वो जो इकोसिस्टम है, उनका अपना कोर ग्रुप, जो सपोर्ट ग्रुप है नीतीश कुमार का, उसके साथ कोऑर्डिनेट करके ये चीजें चलती रहेंगी। दोनों पार्टियों के बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहेगा, समन्वय बेहतर रहेगा और कमांड नीतीश कुमार के हाथ में रहेगी। अभी कोई भी जोखिम लेना, किसी भी तरह का नया प्रयोग करना पूरी प्रक्रिया को डिरेल कर सकता है या डिरेलमेंट की शुरुआत हो सकती है। हो सकता है कि राजनीति में कोई चीज एकदम रातों रात नहीं हो जाती है। तो आगे का ध्यान रखना होता है आपको कि कोई आदमी, देखिए हम लोग बार बार कहते हैं कि आरजेडी 38% वोट की पार्टी है
और दोनों का, नीतीश कुमार की पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो और या आरजेडी हो, आप कॉम्बिनेशन उठा करके देखिए ना कि सारे नेता तो वही है। बिहार में कौन सा नेता जो प्रशांत किशोर कहते हैं कोई 1200-1300 फैमिली है और या 12-13 उसी परिवार के तो सारे लोग नेता होते हैं। सब बिल्कुल। कभी इधर रहते हैं, कभी उधर रहते हैं, कभी उधर रहते हैं। कौन किस तरफ कब है इसका क्या पता है। सब बिहार की राजनीति की विचारधारा एक जैसी है। हर व्यक्ति चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में भी हो तो उसका बैकग्राउंड वही समाजवादी विचारधारा वाला है जो पुराने जमाने से बिहार में चली आ रही है। तो ऐसे में किसी को मौका न मिले कोई गेट ओपन करने का कि इस पार्टी के लोग, जो आरजेडी के लोग हैं, वो अपनी जाति के आधार पर, जातीय समीकरण के आधार पर तोड़फोड़ न करें, जेडीयू के तरफ कोई ऐसी चीज न शुरू हो, जेडीयू के तरफ कोई ऐसा न आ जाए जो अपनी राजनीति कोई ऐसी करने लगे जिससे एनडीए को नुकसान हो जाए। इसके लिए भी जरूरी था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहे, तो वो बने हुए हैं। स्मूथ ट्रांजिशन हो जाएगा सत्ता का, थोड़ी ट्रेनिंग हो जाएगी निशांत कुमार की। उस ट्रेनिंग के बाद फिर से वो निशांत कुमार के हाथ में ही पार्टी ट्रांसफर होनी है। अगर वो जिस तरह से अभी हम लोग देख रहे हैं, अभी तो कोई बड़ा प्रोमिसिंग रिजल्ट नहीं है जो जितने दिन से हम देख रहे हैं। निशांत को बहुत प्रोमिसिंग रिजल्ट नहीं है कि वो आगे बढ़ के चीजों को अपने हाथ में लेने की तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने दिल्ली में कहा, आपने भी देखा ही होगा, कई लोग कह रहे हैं कि इसी तरह से आज से 25 साल पहले एक नेता आया था देश की राजनीति में जिसको अपनी भाषा नहीं आती थी, उड़िया भाषा नहीं आती थी, बॉडी लैंग्वेज भी कोई बड़ा कॉन्फिडेंट नहीं था, राजनीति भी नहीं जानते थे, और वो आए और उन्होंने देखिए फिर किस तरह से 5 चुनाव जीते और राजनीति की लगातार अपनी शर्तों पर उड़ीसा की राजनीति की, उड़ीसा को बदल के रख दिया। लेकिन उसमें बेसिक जमीन आसमान का अंतर है दोनों में, ये तुलना नहीं हो सकती। ये एप्पल और ऑरेंज की तुलना है, उस तरह की तुलना है ये। नवीन पटनायक विदेश से पढ़ के आए थे और वो बजाबता एक अपनी बड़ी उनकी टीम थी जिसमें वसुंधरा राजे जो उनकी बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, तवलीन सिंह जो उनकी बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, जर्नलिस्ट, ये सब लोगों के साथ उनका एक अच्छा संबंध था, था। उनके साथ वो तमाम इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस में शामिल रहते थे। वो वहां भले राजनीति नहीं करते थे लेकिन राजनीति को बहुत अच्छे से समझते थे। वो गए तो उनके लिए वो नई चीज नहीं थी, कोई एलियन चीज नहीं थी पॉलिटिक्स उनके लिए। लेकिन निशांत के साथ दूसरी स्थिति है, निशांत की किसी सार्वजनिक गतिविधि के बारे में कोई जानकारी नहीं है पहले से, बिल्कुल, और अभी भी उनके आने के बाद भी कोई बड़ी प्रोमिसिंग रिजल्ट नहीं आ रहा है। लेकिन अगर वो महीने 2 महीने 6 महीने में चीजों को के साथ कोप करते हैं, उसको पॉलिटिकल ग्रैब करते हैं इनसाइट्स को और अपने को मजबूत करते हैं, तो अल्टीमेटली पावर ट्रांसफर हो जाएगा, पार्टी उनको ट्रांसफर हो जाएगी, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएंगे जब मौका आएगा तो, और अपना पार्टी भी चलाएंगे, सरकार में भी रहेंगे। लेकिन उसके पहले नीतीश कुमार ही बने रहेंगे, इसलिए ताकि ट्रांजिशन स्मूथ हो, पार्टी के भीतर कोई बगावत या इधर उधर छिटपुट कोई बात ना हो, और संगठन जो गठबंधन के भीतर भी तालमेल पर कोई असर नहीं हो। इसलिए नीतीश कुमार बनेंगे। और ये उसी बात की लाइन पर है जो लाइन हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं कि ये 2 बड़े प्रयोग हो गए कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ रहे हैं और बीजेपी का मुख्यमंत्री बन रहा है। इसके अलावा अभी तुरंत कोई नया प्रयोग हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, कोई नया प्रयोग नहीं होगा। नहीं, ठीक कहा आपने। देखिए, ट्रांजिशन पीरियड है, स्मूथ हो जाए, और यह भी सही है कि अभी निशांत कुमार किसी प्रॉमिसिंग तरीके से आगे बढ़ते हुए नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनका पेज बना है, उन्होंने बनाया है नहीं बनाया है मुझे पता नहीं, लिखा गया है, ऑफिशियल अकाउंट है और वह पोस्ट किए जा रहे हैं। लेकिन एक और अंतर आपने देखा होगा, देखिए, सत्ता परिवर्तन के पहले कल नीतीश कुमार ने इफ्तार पार्टी दी थी, किस तरीके से बैठे हुए थे यह समझ ही रहे। और पहली बार देखा गया कि नीतीश कुमार ने टोपी नहीं पहनी, जबकि नीतीश कुमार अमित शाह की यात्रा के बाद, यह फैसला करने के बाद 5 तारीख को फैसला किया कि राज्यसभा के लिए नामांकन करेंगे, अब तो निर्वाचित भी हो गए हैं। जो सीमांचल में अकलियतों में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन था, वहां उसे दूर करने को पहुंचे। तो हज भवन में पहली इफ्तार पार्टी, फिर नीतीश कुमार ने इफ्तार पार्टी दी, टोपी नहीं पहनी। क्या यह भी कुछ संकेत है कि नीतीश कुमार का मिजाज बदल रहा है दिल्ली जाने के पहले? देखिए, ये यात्रा के पहले एक बार और ऐसा घटनाक्रम हुआ था कि उन्होंने टोपी नहीं पहनी थी, लेकिन तब वो बीजेपी के पूरी तरह से बीजेपी की पॉलिटिक्स को फॉलो करते दिख रहे थे। अब उन्होंने एक अपनी इंडिपेंडेंट राजनीतिक लाइन दिखाई जाकर के सीमांचल में। अपनी इंडिपेंडेंट राजनीतिक लाइन का मतलब कि वो जेडीयू की जो इंडिपेंडेंट राजनीति हमेशा रही है बीजेपी के साथ रहते हुए, उन्होंने ये मैसेज दिया कि हम उसको फॉलो करेंगे। तो ये एकदम उसके विपरीत हो गया। ये वाला जो इफ्तार उन्होंने पार्टी दी, मुख्यमंत्री आवास में इफ्तार की पार्टी हुई और वहां उनका टोपी नहीं पहनना, ये एक मैसेज है, निश्चित रूप से मैसेज है। क्योंकि हम लोग तो ये कतई नहीं मानते हैं कि राजनीति में कोई चीज अचानक हो जाती है। वो
वो चीज प्लान की जाती है। जैसे आप जब वो चारखाने का गमछा जब रखते हैं तो वो भी उसका पार्ट है ना, उसका पार्ट है। आप कर रहे हैं इफ्तार की दावत दे रहे हैं, वो एक पार्ट है आपकी राजनीति का। तो वो नहीं पहनना एक मैसेज है कहीं ना कहीं। इससे हमको ऐसा लगा कल भी देखने के बाद कि बीजेपी जेडीयू में अभी भी कुछ ना कुछ खींचतान है पॉलिटिक्स को लेकर के, कि नीतीश कुमार की पार्टी पूरी तरह से बीजेपी की लाइन फॉलो करे या नीतीश कुमार की राजनीति एक स्वतंत्र लाइन पर अपनी चलती रहे। ये टकराव थोड़े दिन चलेगा। बीजेपी चाहेगी कि जेडीयू पूरी तरह से उसकी लाइन को फॉलो करे, और बीजेपी किस तरह की राजनीति करना चाहती है ये हम लोग पहले पासिंग रेफरेंस में ही सही कहा हुआ है कि मांस मछली की दुकानें बंद हो जाए, उनको ढक दिया जाए, खुले में नहीं बिके, या फिर वो धर्मांतरण के कानून को लेकर के स्पीकर प्रेम कुमार ने कहा कि हम देश भर के सभी राज्यों के धर्मांतरण कानूनों का अध्ययन करेंगे और जरूरत होगी तो बिहार में लागू करेंगे। ये सब चीजें बीजेपी की पॉलिटिकल लाइन है। जी। इस पॉलिटिकल लाइन को बीजेपी चाहेगी कि जेडीयू फॉलो करे आने वाले दिनों में। जब एक बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बन जाए, सत्ता उनके हाथ में आ जाए, तो वो चाहेंगे कि ये हो। ये हमेशा बीजेपी की राजनीति का एक कोर तत्व रहा है कि कास्ट का फ्रेगमेंटेशन ज्यादा नहीं हो, और एक पैन हिंदू कोलिशन हमेशा एक स्ट्रॉन्ग पैन हिंदू कोलिशन बना रहे। अब ऑलरेडी अगर और वो कैसे होगा, तो वो हिंदुत्व के एजेंडे से होगा। जी। बीजेपी का ये अपनी कोशिश है। नीतीश कुमार जैसा कोई नेता हम लोग देखेंगे, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हो जाते हैं तो नीतीश कुमार की जो खूबियां रही हैं कि वो तमाम जो कोलिशन ऑफ एक्सट्रीम बनाते रहे हैं कि एकदम मजबूत दबंग जाति भी और सबसे कमजोर जाति भी एक साथ हो, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पिए वाली जो राजनीति थी, उस राजनीति को कैसे आगे ले जाते हैं। अगर वो राजनीति चलती है तब तो आपको बहुत हार्डकोर कम्युनल पॉलिटिक्स करने की जरूरत नहीं होगी। अगर सम्राट चौधरी उस नीतीश कुमार की राजनीति के टेम्पलेट्स उन्होंने पढ़े हैं और उस टेम्पलेट्स के आधार पर अगर वो अपनी पॉलिसी तय करेंगे तो निश्चित रूप से वो चला लेंगे, कायदे से कास्ट का इक्वेशन साध करके चला लेंगे। उसके लिए बड़े हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर सोसाइटी में कम्युनल पोलराइजेशन बढ़ता है तो फिर बीजेपी भी अपनी राजनीतिक लाइन पर जाएगी। तो ये उसका बीज है, ये एकदम शुरुआती पॉइंट है कि जेडीयू असर्ट कर रही है कि हम अपनी राजनीति करें, नीतीश कुमार की इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स बची रहे, ताकि जब जरूरत पड़े, कभी भी ऐसा मौका आए कि बीजेपी से अलग होकर के लड़ रहे हैं, तो उस समय हॉस्टाइल नहीं हुआ रहे मुस्लिम समाज। तो एक जेडीयू की ये पॉलिटिक्स है और एक बीजेपी की पॉलिटिक्स है कि अपनी लाइन पर ले आना है सबको। चिराग पासवान की पार्टी को भी इस लाइन पर आने में दिक्कत है, बीजेपी की लाइन पर। जीतन राम मांझी को भी उस लाइन पर आने में दिक्कत है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भी दिक्कत है और नीतीश कुमार की पार्टी को भी दिक्कत है। बीजेपी फोर्सफुली असर्ट नहीं कर सकती है इस लाइन को कि उसके सहयोगी उसके हार्डकोर हिंदुत्व के या कम्युनल पोलराइजेशन की पॉलिसी को फॉलो करें। ये उसके बीज है। अभी आगे देखते हैं कि कैसे इवॉल्व करता है। चलिए, तो देखिए आगे देखते हैं। अब चलते हैं राज्यसभा चुनाव के बाकी बचे पहलुओं को डिकोड करते हैं। कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस के 3 विधायकों ने, आरजेडी के 3 विधायकों ने। लेकिन क्या कांग्रेस उस तरीके से एक्शन ले पाएगी जिस तरीके का एक्शन ओडिशा में हो रहा है? वहां भी खेला हुआ। और फिर वही बात आते हैं कि सुरेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि एडी सिंह पसंद नहीं थे, मतलब भूमिहार पसंद नहीं था, दीपक यादव को टिकट मिलता। अब सोचिए, ठीक है, हमने पहले ही कहा कि सुरेंद्र कुशवाहा ने जो मदद की उसका फायदा उपेंद्र कुशवाहा को मिला है। अब कुशवाहा और भूमिहार का झगड़ा, पहले वर्मा और ठाकुर का झगड़ा, अब ये आम चुनाव तो है नहीं। नीतीश कुमार और नितिन नवीन को छोड़ देते हैं। बिहार विधानसभा के जितने भी सदस्य जो भूमिहार हैं, ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, यदि वे कह देते कि नीतीश कुमार और नितिन नवीन को छोड़कर हम शिवेश राम, हम रामनाथ ठाकुर, उपेंद्र कुशवाहा को वोट नहीं देंगे, तब क्या होता? तो आपको वोट नहीं देना था। और आप याद रखिए, सुरेंद्र कुशवाहा को याद रखना चाहिए, आपकी सहृदयता है उपेंद्र कुशवाहा के साथ। माधव आनंद किस जाति से आते हैं, किस पार्टी में है? आलोक सिंह किस जाति से आते हैं, किस पार्टी में है? इस बात का ध्यान, केवल रामेश्वर महतो और उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी ही आरएलएम के विधायक नहीं है, आरएलएम के विधायक नहीं। तो चुनाव के बाद इस तरीके से जातीय उन्माद, ऐसे ही बात बात में जातीय तनाव भड़क जाता है। आजकल तो हम बिहार में देखने लगे हैं कि अपराध की कोई घटना हो जिसका जात से कोई मतलब नहीं हो, उसमें भी लोग जातीय तनाव पैदा करने की कोशिश करते हैं। तो कम से कम विधायक जी लोगों को इससे तो बचना चाहिए कि कहां एडी सिंह राजद के उम्मीदवार थे। यह चुनाव भूमिहारों का वोट लेने का नहीं था, यह चुनाव दलितों का वोट लेने का नहीं था, यह चुनाव ठाकुरों का वोट लेने का नहीं था, यह चुनाव निर्वाचित विधायकों का वोट लेने का था, जिसमें खेला हुआ, हॉस्टेडिंग हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ सबको पता है।
देखिए ज्ञानेश्वर जी, ये बड़ी बड़ी बात है। एक तो क्या है कि जब आप ये आपने एकदम ठीक कहा कि ये कोई वोट की राजनीति, पॉपुलर वोट लेने की तो पॉलिटिक्स थी नहीं, पॉपुलर वोट बिल्कुल। का तो चुनाव था ही नहीं। हम्म। और जब कांग्रेस पार्टी के सुरेंद्र कुशवाहा किसी न किसी पॉलिसी से प्रभावित होकर कहीं कांग्रेस पार्टी में गए होंगे। और बिल्कुल। राहुल गांधी की नीति क्या है? राहुल गांधी की नीति है कि हमको बीजेपी से लड़ना है, कम्युनल हम्म। फोर्सेज से लड़ना है, हम्म। देश की संस्कृति सभ्यता पर हमला कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन पर हमला कर रही है बीजेपी, ये कह के वो लड़ते हैं कि हम्म। हमको कॉन्स्टिट्यूशन बचाना है, आरक्षण बचाना है, बीजेपी ये सब खत्म कर देगी। एक बड़ी वैचारिक लड़ाई की आधार भूमि तैयार करते हैं राहुल गांधी, जी। और सुरेंद्र कुशवाहा उस पार्टी के व्यक्ति हैं। तो जब उस वैचारिक लड़ाई में आप शामिल हैं, तो ये क्या आप इस बात को देखने आ रहे हैं? आपकी तो पहली प्राथमिकता होनी चाहिए इतना बीजेपी को हराने की। बिल्कुल। ये बाकी तमाम चीजें तो बाद में आती। हम्म। लेकिन इसका मतलब कि आपका जो कांग्रेस की वैचारिक लड़ाई है, कांग्रेस की जो वैचारिक आधार भूमि है, उससे आपका कोई लेना देना नहीं। हम्म। तभी आपने एक तो वोट देने आप नहीं गए, और उसके बाद अपने वोट नहीं देने को आफ्टर थॉट के रूप में हम्म। आप ऐसे जस्टिफाई कर रहे हैं कि भूमिहार कैंडिडेट था, इसलिए हम वोट देने नहीं गए। हम्म। हमारा एकदम विश्वास के साथ हम कर रहे हैं कि अगर कोई भी कैंडिडेट होता तो सुरेंद्र कुशवाहा वोट देने नहीं जाते। उनका बिल्कुल। इस जाति से कोई लेना नहीं था, अमरिंदर धारी सिंह की जाति से कोई लेना देना नहीं है। अब हम्म। किस कंसिडरेशन में वो नहीं वोट देने गए, यही वो जाने कि उनको क्या प्रलोभन दिया गया, क्या धमकी दी गई, या किसी और कंसिडरेशन से उनको तैयार कराया गया जाने के लिए, या वो नहीं, वो बीजेपी की जो बिल्कुल। वैचारिकी है, सिद्धांत है, उससे सहमत है, उसकी वजह से चले गए। क्या हुआ ये हम लोग नहीं जानते हैं। हम्म। लेकिन वो चाहता था उनको तो जाते, जो कहते हैं ना कि हजार आंधियां आए, जो फूल खिलने हैं वो हम्म। खिल कर रहेंगे। तो लाख कुछ भी हो जाता, सुरेंद्र कुशवाहा को वोट उधर नहीं देना था तो वो नहीं देते। इसलिए बिल्कुल। अब ये कोई बहाना जो आफ्टर थॉट के बहाने हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। हम्म। इसी तरह की बात उन्होंने कही, मनोज विश्वास को भी हमने सुना कि वो कह रहे थे, जिस तरह से ये दीपक यादव का नाम ले रहे थे, वैसे वो हिना साहब का नाम ले रहे थे हम्म। कि हिना साहब की बात हो रही थी, वो आ जाती, या कोई बहुजन समाज का व्यक्ति आ जाता। फिर वो कह रहे थे कि हमारे नेता को नहीं पूछा गया, मतलब उनसे नहीं बात की गई, हम्म। राजेश राम को जो हमारे नेता है उन्हीं की राय नहीं ली गई, तो हम कैसे वोट डालते। ये बिल्कुल। वोटिंग के बाद की बात, मतलब ये जी। सब बातें 17 तारीख को कही जा रही हम्म। थी। अब आप बताइए ज्ञानेश्वर जी, और राजेश राम क्या कह रहे थे कि 13 तारीख तक हमारे सभी 6 विधायक हमारे संपर्क में थे। हम्म। तो जब राजेश राम कह रहे तो हम तो उन्हीं की बात पर यकीन करेंगे ना, कि वो कह रहे थे कि जी। 13 तारीख तक सब लोग संपर्क में थे, और नॉमिनेशन 5 तारीख को खत्म हो गया था। हम्म। तो 5 मार्च को एडी सिंह नॉमिनेशन कैंडिडेट घोषित हो गए थे महागठबंधन के, और 13 मार्च तक कांग्रेस के एमएलए राजेश राम को कहते रहे कि हम आपके साथ हैं, हम लोग आपको वोट करेंगे। तो हम्म। ये क्या 14 मार्च के बाद आपको अचानक ये इल्हाम हुआ कि नहीं, एडी सिंह तो भूमिहार हैं, हम उनको नहीं देंगे? बिल्कुल। आप अपने ही नेता को आप झूठा साबित कर रहे हैं, राजेश राम हम्म। को, जो कह रहे हैं कि 13 मार्च तक सब लोग हमारे साथ थे। तो जी। ये एक आफ्टर थॉट है। आपने जो एक काम किया है कि आप चुने गए हैं कांग्रेस के टिकट पर, कांग्रेस की लड़ाई आपको लड़नी है, आप कहते हैं आप महागठबंधन के साथ हैं, लेकिन आपने किसी लालच में, किसी प्रलोभन में, किसी दबाव में, या अपने वैचारिक विचलन की वजह से आपने वोट नहीं दिया, और उसको जस्टिफाई करने के लिए आप जाति को ले आ रहे हैं। अब यही बिल्कुल। जाति वाली बात आती है, जो बहुत ही खतरनाक है, एकदम जो सामाजिक जो ताना बाना है, ढांचा है, उसको नष्ट करने वाली बात है। हम्म। हर बात में आप अपने किसी भी एक्शन को जस्टिफाई करने के लिए जाति खोज के ले आते हैं, हम्म। जिसका कोई मतलब नहीं है। आपने ठीक कहा कि इसमें ये तो जाति का मामला ही नहीं था, इसमें तो मास लेवल पर वोट ही नहीं लेना था, जाति का तो कोई इसमें मामला ही नहीं आया। बिल्कुल। ये तो वैचारिक लड़ाई थी कि एक तरफ महागठबंधन का एक कैंडिडेट आपको जिताना था, हम्म। आपको हाथ मजबूत करने थे तेजस्वी यादव के और राहुल गांधी के, लेकिन आपने नहीं किया, और उसको जस्टिफाई। तो इसका मतलब कि सुरेंद्र कुशवाहा और मनोज विश्वास वो ज्यादा बड़े योद्धा हैं तेजस्वी यादव से और हम्म। राहुल गांधी से। उनको हम्म। ज्यादा चिंता है समाज में जो है जातियों को लेकर के, ये लोग ज्यादा जागरूक हैं, इनकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि ये लोग अपर कास्ट के रिसर्जेंस को नहीं होने दें, और हम्म। इनके मुकाबले कम प्रतिबद्ध हैं तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, जिन्होंने भूमिहार उम्मीदवार बना दिया। तो बिल्कुल। ये आप अपने लीडर को डायरेक्ट चैलेंज कर रहे हैं। भाई हम्म। तेजस्वी यादव तो इसी की लड़ाई लड़ रहे हैं, तेजस्वी यादव इसी के प्रोडक्ट हैं, इसी राजनीति की, इसी मंडल की राजनीति के पाठशाला से वो भी निकले हैं। और हम्म। आजकल राहुल गांधी इसी की राजनीति कर रहे हैं कि जितनी आबादी उतना हक दो, और आरक्षण की सीमा 50% खत्म करके 70% ले जाओ, 65% ले जाओ। तो जब वैसे योद्धा लोग, सामाजिक न्याय के वैसे योद्धा लोग, बहुजन की आवाज उठाने वाले वैसे योद्धा लोगों ने एडी सिंह को कैंडिडेट बनाया, और सुरेंद्र कुशवाहा और मनोज विश्वास आगे चैलेंज कर रहे हैं उन लोगों की, नहीं नहीं ये तो बड़ा गलत हो गया। तो जब बिल्कुल। गलत हो गया तो आप 5 मार्च को कहते हैं ये बात गलत हो रही है, हम्म। ये काम नहीं होना चाहिए, आप अमरिंदर धारी सिंह को कैंडिडेट मत बनाइए, ये बात आप 5 तारीख को कहते, 6 तारीख को कहते, 8 तारीख को कहते, 13 तारीख तक कहते, जब कह रहे थे कि राजेश राम आप लोग साथ में थे। 16 मार्च को जिस दिन आप वोट देने नहीं आए, उस दिन कहते कि भाई हम इसलिए वोट नहीं दे रहे हैं क्योंकि हम एडी सिंह को नहीं देंगे।
जी तो वोटिंग बीत गई, उसके बाद आकर के आप ये बात कह रहे हैं, ऊपर से इसको कास्ट का एक एंगल दे रहे हैं, अपना सामाजिक विद्वेष, सामाजिक जो ताना बाना है बिहार का उसको खराब करने के लिए। ये बहुत ही खराब लोग हैं, ये इन लोगों की राजनीति में ये सिर्फ स्वार्थ और सत्ता की राजनीति करते हैं ये लोग, इनका कोई बिल्कुल मतलब नहीं है इस राजनीति में। हिम्मत बिल्कुल थी, बिल्कुल। गट्स था, आपका पहले कह देते कि अमरिंदरधारी सिंह को कैंडिडेट बनाया जा रहा है, हम लोग वोट नहीं देंगे, हम लोग बहुजन राजनीति करते हैं, हम फिर इसी तरह का अनाउंसमेंट करके आप चुनाव भी लड़िए कि हमको नहीं चाहिए वोट, हम लोग को हम ना अमरिंदर सिंह को वोट देंगे और ना अमरिंदर सिंह की जाति के लोगों को हमको वोट चाहिए हमारे चुनाव में। ये कह के फिर बिल्कुल आपको हिम्मत है तो आप कह के जाइए, तो ये बातें बिल्कुल। नहीं कहते हैं ये। हम्म ये पूरी जो चीज है ज्ञानेश्वर जी, और एक तो एक लाइन इसमें हम ये भी कहें, हम लोग को इस पर कभी लंबी बात करनी चाहिए कि ये जो सारी नौटंकी राज्यसभा चुनाव की चलती है, ये जो तरीके चलते हैं, इसको खत्म करना चाहिए। हम्म आप आइए, सीधे सीधे आइए भाई, 41 आदमी आए आकर के कहे कि हम फला जी को वोट दे रहे हैं, या क्या इस पेन से लिखना है, इस तरह से लिखना है, नहीं तो ये वोट अवैध हो जाएगा, इनको वोट दिखाइए, दूसरा देख लेगा तो वोट अवैध हो जाएगा, ये जो सारी नौटंकी चलती है। और बिल्कुल। हम आप व्हिप नहीं, दल बदल नहीं लागू होता है इसमें, और आपको वोट दिखाना होता है तो आप आइए, सबको दिखा करके वोट डालिए, आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये क्या अंतरात्मा की आवाज पर वोट देने नहीं आएंगे और अंतरात्मा की आवाज पर आकर के वोट दे देंगे पार्टी के खिलाफ? इसका, इस नौटंकी को भी चेंज करना चाहिए। सब चुनाव आयोग को सोचना चाहिए कि सब अभी अभी हरियाणा में एक विधायक का कैंडिडेट, एक विधायक का वोट इसलिए अवैध हो गया ज्ञानेश्वर जी, क्योंकि उसने 1 लिखा था अंक में, एक अपनी पहली प्राथमिकता लिखी थी कांग्रेस कैंडिडेट के सामने, और उस 1 के आगे एक डॉट लगा दिया था, तो डॉट लगा दिया था तो उसका वोट अवैध हो गया। बताइए अब बताइए कि बताइए। इसका क्या मतलब है कि डॉट लगा दिया आप तो अवैध हो गया वोट? हम्म तो इस तरह की नौटंकी भी है राज्यसभा में, उसको बदलना चाहिए। लेकिन ये जो अभी इन लोग जो कर रहे हैं ना, हम्म ये इससे ये जिन लोगों ने जो किया है वो जस्टिफाई नहीं होगा। सिंपल बात है जस्टिफाइड। कि आपने अपनी बिल्कुल। पार्टी को बिट्रे किया है, आपने अपनी पार्टी को बिट्रे किया है, अपने प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को बिट्रे किया है, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बिट्रे किया है, आपने अपने सर्वोच्च नेता राहुल गांधी को बिट्रे किया है, आपने तेजस्वी यादव को बिट्रे किया है, ये सबके साथ आपने धोखा किया है। बाकी आप जाति की बात करके इस धोखे को जस्टिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, जाति की बात आप करके धोखे को जस्टिफाई नहीं कर सकते, और आप इस कमजोरी को समझ रहे हैं कि उड़ीसा में एक्शन हो सकता है, बिहार में नहीं हो सकता है। अब नहीं चलिए, हो सकता। फैसल रहमान और दूसरे सतीश यादव, इन दोनों के बीच महीन अंतर को समझिए, कमिटमेंट को, कि एक के पिता वेंटिलेटर पर, सतीश यादव के पिता, वेंटिलेटर अंतिम स्थिति ही होती है, उसके बाद क्या बचता है पता ही है, या तो प्राण लौटेगा या जाएगा। हाँ, तो वो वोट देने चले आते हैं, और फैसल रहमान 15 मार्च की रात तक रहते हैं। हमने फैसल अली का वो भाषण सुना, मतलब जो उन्होंने कहा है, लाइव सिटी से बातचीत में ही उन्होंने कहा है कि भाई वह 16 की सुबह गए थे तो किस जहाज से गए, और 9 बजे वोटिंग शुरू हो गई थी। महागठबंधन की ओर से पहला मत गिरा था, तो वह वोट देकर भी आ सकते हैं। तो यह महीन अंतर कमिटमेंट का ही है ना। बिल्कुल ज्ञानेश्वर जी, बिल्कुल कमिटमेंट का अंतर है, और वही बात हम बाकी दोनों लोगों से भी कह रहे थे कि जब आपकी लड़ाई, मान लीजिए आपके नेता ने तय किया है कि हमको लड़ना है भारतीय जनता पार्टी से या एनडीए से हमको लड़ना है, और इस वैचारिक आधार पर लड़ना है, और आप अपने पार्टी के प्रति, पार्टी के विचारों के प्रति, अपने नेता के प्रति निष्ठावान है, तो आप उस वैचारिक लाइन को फॉलो करेंगे। उसमें दूसरी कोई भी बात कैसे आड़े आ सकती है? न कास्ट उसमें आड़े आ सकता है, न दूसरी कोई बाधा आपके रास्ते में आ सकती है। अगर आप कमिटेड हैं तो आप करेंगे। अगर आप पहले भी इलाज करा रहे होते दिल्ली में, तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी कि सुबह की फ्लाइट से आप पटना जाएं और वोट डाल के वापस आ जाएं। ये लोग इतने सक्षम होते हैं, जिन लोगों के नाम लिए जा रहे हैं, तो इतने सक्षम है कि इनके पास देखभाल करने के लिए 2-4 आदमी हो, और 2-4 घंटे का समय आप स्पेयर कर सकते हैं। इसमें ऐसी कोई बात नहीं। जो उम्मीदवार चुनाव लड़ने वाले थे वे इतने सक्षम थे कि इनके लिए चार्टर फ्लाइट की व्यवस्था करा देते। बिल्कुल व्यवस्था करा सकते थे। आप अपना इंटेंट तो दिखाते, आप अपना इंटेंट तो दिखाते, आप मंशा तो दिखाते कि हम आप ही के लिए वोट करना चाहते हैं, लेकिन हमारी माताजी बीमार है, हम कैसे करें? आप पार्टी के फोरम पर इसको डिस्कस तो करते। एक बार भी फैसल रहमान ने क्या तेजस्वी यादव और अमरिंदरधारी सिंह या अखिलेश प्रसाद सिंह के सामने अपनी ये समस्या बताई थी कि हमारे साथ ये समस्या है? इन्होंने किसी से वो समस्या नहीं डिस्कस की। इसका सीधा मतलब है कि आपको धोखा देना था, आपने धोखा दिया। और पिंटू या सतीश यादव, पिंटू यादव अपनी पार्टी के विचारों के प्रति, अपने नेता के प्रति कमिटेड थे। उनके नेता ने कहा कि हमको वोट करना है एनडीए के, जबकि वो महागठबंधन के साथ नहीं है बसपा। बिल्कुल, इसके बावजूद अगर नेता ने कहा कि महागठबंधन के पक्ष में वोट करना है और एनडीए को हराना है, क्योंकि हम लोग, सब लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का अगले साल चुनाव है, और बहुजन समाज पार्टी इस बार पिछली तमाम कमजोरियों को छोड़ करके लड़ने की तैयारी में है, और उसको लड़ना वहां एनडीए के खिलाफ है। इसके बावजूद, और अच्छा, उनकी लड़ाई सपा के भी खिलाफ है। इसके बावजूद एक पक्ष चुनना था, तो बसपा ने पक्ष चुना कि हमको भी एनडीए का विरोध करना है, महागठबंधन को वोट करना है।
और पिंटू यादव ने आकर के उस कमिटमेंट को पूरा किया। और यहाँ तो सारी लड़ाई तेजस्वी यादव की और राहुल गांधी की एनडीए के खिलाफ है, बीजेपी के खिलाफ है। और बिल्कुल। उनके नेता ने कहा, देखिए हमको पूरी एकदम श्रद्धा है कि माता जी की सेवा में रहना चाहिए हर व्यक्ति को, जी लेकिन ये कोई ऐसी बात नहीं थी कि आपकी वैचारिक प्रतिबद्धता जहां थी वहां आपको इस बात का डिस्कस करना चाहिए था और आपको आकर के वोट करना चाहिए था। वोट करके वापस दिल्ली आ जाते अपनी माँ के इलाज के लिए, अपनी माँ के देखभाल के लिए, बिल्कुल। लेकिन नहीं किया, इसलिए संदेह होता है। और हम्म, संदेह इसलिए भी है क्योंकि आप जो आदमी, दूसरा व्यक्ति जो चुनाव का प्रबंधन कर रहा है, वो कह रहा है कि आप एक रात पहले तक पटना में थे, जी तो आप वोट डाल करके 9 बजे सुबह से वोटिंग शुरू हुई थी, आप वोट डाल करके दिल्ली जा सकते थे, आप अपना हम्म, कमिटमेंट दिखा करके जा सकते थे, लेकिन आपको नहीं करना चाहिए। आपने पहले अपनी समस्या डिस्कस नहीं की, आपने पहले आप में इतनी हिम्मत भी नहीं हुई कि आप कह सके कि ठीक है हम वोट नहीं करेंगे। हम यही बिल्कुल। कह रहे थे कि ये जो वैचारिक जो लोगों में एक जो भावना होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, है ना, वो कोई नेता, किसी नेता में हमको हिम्मत नहीं दिख रही है ज्ञानेश्वर जी। भाई डंके की चोट पर कहेंगे कि हम वोट नहीं करेंगे। बिल्कुल। हमको, बिल्कुल। आप अपनी मजबूरी है वो मजबूरी बताइए, आपका कोई प्रलोभन है वो प्रलोभन बताइए, नहीं तो वैचारिक आधार पर आप सहमत नहीं है तो वो भी बताइए। जी इससे किसी को आप धोखा नहीं दे सकते। हमारी, आपके और बिहार के 14 करोड़ जनता के ये आंखों पर ही पट्टी नहीं, आंख में धूप नहीं झोंक सकते हैं। फैसल रहमान की माता जी के इलाज के लिए गए, इसीलिए वोट नहीं दिए। हम्म, एक व्यक्ति को, उनको खुद भी अपने इस बात पर यकीन नहीं होगा और बिहार के किसी व्यक्ति को उनकी इस बात पर यकीन नहीं होगा। हर बिल्कुल। व्यक्ति मान रहा है कि आपने किसी मजबूरी में वोट नहीं किया है, और इससे आपका जो वैचारिक आधार है वो भी कमजोर हुआ है। आपने अपने क्षेत्र की जनता को भी बिट्रे किया है, जिसने आपको चुना था, एनडीए के विरोध में चुना था और आप तेजस्वी यादव के साथ खड़े होने के लिए चुना था। आपने बिल्कुल। उस विश्वास को भी बिट्रे किया है। चलिए, तो देखिए विश्वास को भी बिट्रे किया है। बिहार की सियासत में बहुत कुछ है। नीतीश कुमार फिर से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। अब एमएलसी से इस्तीफा किस तारीख को देते हैं, 30 तारीख के पहले कौन सी तारीख होती है, साथ में और क्या फैसला करते हैं, यह भी देखने की बात होगी। बिहार की सियासत आपको हम बताते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।